हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो सीईटी का एग्ज़ाम होना है उसके पर्सपेक्टिव से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन करने वाले हैं, कंप्लीट रिवीजन। और किस तरह से करेंगे? माइंड मैप्स की हेल्प से। मतलब मैं आपको पहले कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा और उसके बाद में मैं आपको माइंड मैप दिखाऊंगा कि आप किस तरह से 5 मिनट में इस सारी चीज़ों को एक जल्दी से कवर कर सकते हैं ना। जो मैंने माइंड मैप आपके लिए स्पेशली तैयार किए हैं, ठीक है, उनकी हेल्प से आपको किस तरह से रिवीजन करना है वो भी बताऊंगा, ठीक है। और साथ में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस जो हुए थे एग्जाम्स, उनमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम लोग देखेंगे, ठीक है। और देखेंगे किस तरह से क्वेश्चंस का पैटर्न है, किस तरह से क्वेश्चंस को टैकल करना है, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 के रिवीजन से, ठीक है। आपको जो माइंड मैप्स में देना चाहता हूँ कुछ इस तरह से हैं कि ये जस्ट सेकंड, ये इस तरह से मैंने माइंड मैप्स तैयार किए हैं आपको, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 का माइंड मैप, ये 2 का, ठीक है। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहां से आप निकाल करके इसकी हार्ड कॉपी भी निकाल सकते हैं। बेसिकली हैंड रिटन है, ठीक है। ये कोई टाइप वाला नहीं है, हैंड रिटन है, क्योंकि जितना बेहतरीन आप माइंड मैप को खुद से लिख सकते हैं उतना आप टाइप वाइप करके इतना अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। इस तरह से इसको मैंने खुद से लिखा हुआ है हाथ से, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं, आप डाउनलोड कर लो जा करके और देखो किस तरह से मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 और इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 को पूरे 2 पेजेस में समाहित करके एक माइंड मैप की सहायता से लिख दिया है, ठीक है। अब इसके लेकिन अब जो रिवीजन करेंगे वो आप चाहो तो एक बार निकाल करके अपने सामने रख सकते हो और उसकी हेल्प से आप देखते रहना कि कहाँ पर मैं किस तरह से दिखाने वाला हूँ। बाद में एक बार 2 मिनट में माइंड मैप को समझा दूंगा आपको बनाना किस तरह से, ठीक है, खुद से किस तरह से बनाना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग आज का रिविजन। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 क्या चीज, 2 पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक के। एक गॉस लॉ के पहले तक का पार्ट जहां पे फोर्स की कैलकुलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन, ठीक है, जो बेसिक बेसिक सी सारी बातें होती है उसमें बात कर लेंगे। दूसरा गॉस लॉ के बाद का पोर्शन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 क्या चीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक। चलो एक काम करता हूँ, मैं माइंड मैप मैंने जिस तरह से बनाया हुआ है उसी तरह से मैं इसको लिखते हुए चलता हूँ, ठीक है। मैंने किस तरह से माइंड मैप बनाया देखो ध्यान से। एक जो पेज लिया हुआ है मैंने उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 नोट कर लिया। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 में हमें जितनी चीजें याद रखनी है वो क्या क्या है। सबसे पहले फोर्स की कैलकुलेशन, क्या चीज, कूलम फोर्स है ना। फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इससे रिलेटेड जितनी बातें आप सोच सकते हैं वो सारी बातें सोचो कि फोर्स में किस किस तरह की बातें आ सकती है। नॉर्मल नॉर्मल क्या हो सकता है कि 2 चार्जेस हैं, फोर्स ये तो बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद चार्जेस का जो नंबर है उसको इंक्रीज करो, यानी 3 चार्जेस, 4 चार्जेस मान लो इस तरह से रखा हुआ है ना। 3 चार्जेस है तो एक पर 2 की वजह से फोर्स पूछ दिया गया, ठीक है। 4 है तो एक पर 3 की वजह से फोर्स पूछ दिया गया, ये हो सकता है। दूसरा कॉन्टिन्यूअस सिस्टम्स हो सकते हैं, मान लो इस तरह से एक रिंग दी हुई है, हाफ रिंग दी हुई है, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ, बोल दिया जाए इस चार्ज की वजह से इस पूरी रिंग पर फोर्स कितना है, या इस पूरी रिंग की वजह से इस चार्ज पर फोर्स कितना है। बात तो एक ही है, ठीक है। ये बातें हो सकती है। और क्या फोर्स में बातें हो सकती है, मतलब ये सारी चीजें अपने आप से यहाँ लिखो, है ना, कि 2 चार्जेस कैलकुलेशन, ये मैंने माइंड मैप में इस तरह से बनाया हुआ है। मतलब ये चीजें नहीं लिखी 2 में, ये तो आपको खुद से सोचना है, ठीक है। 2 चार्जेस हो सकते हैं, 3 चार्जेस हो सकते हैं, 4 चार्जेस हो सकते हैं, ठीक है। उस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। फिर क्या हो सकता है कि कॉन्टिन्यूअस बॉडीज हो सकती हैं, कॉन्टिन्यूअस बॉडीज है ना, कॉन्टिन्यूअस बॉडीज पे फोर्स हो सकते हैं। और कैसे कैसे फोर्स हो सकते हैं, मान लो 2 चार्जेस हैं, उसके बीच में बोल दिया जाए कि बताओ तीसरा चार्ज कहां पर रखा जाए कि वो चार्ज इक्विलिब्रियम में हो, यानी इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इसमें, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इसमें, ठीक है। फिर टाइम पीरियड उसी में निकलवा सकता है। मान लो यहाँ पर तीसरा चार्ज रख दिया गया और उसको डिस्प्लेस किया जा रहा है, बताओ किस तरफ डिस्प्लेस किया जाए कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो, और किस तरफ, मतलब किस तरफ से मतलब क्या है, देखो ध्यान से, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ठीक है। मान लो बीच में हमने बिल्कुल एग्जैक्ट मिड में हमने एक चार्ज रख दिया प्लस क्यू, ठीक है। अब सोचो अगर हम इसको इधर की तरफ डिस्प्लेस करेंगे तो ये वाला चार्ज इसको इस तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है, तो इधर भागेगा, और ये वाला चार्ज इस पे इस तरफ फोर्स लगाएगा तो ये वाला इधर भागेगा। यानी ये चार्ज जो है यहाँ पर अगर हम हल्का से इसको डिस्प्लेस करते हैं तो यहाँ पे ये एसएचएम कर सकता है, तो एसएचएम का टाइम पीरियड पूछ सकता है आपसे। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कर देते, अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कर देते तो ये इस एक्सेस के बाद, क्योंकि जैसे भाई इसको इधर से आते तो ये चार्ज को अट्रैक्ट कर लेता, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में नहीं होता। लेकिन ध्यान से देखो, अब माइनस चार्ज को आप ऊपर ले जाओगे तो ये चार्ज भी उसको इधर की तरफ फोर्स कर लगाएगा और ये वाला चार्ज भी उस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, वो चार्ज वापस आ जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है, वो चार्ज वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ आना चाह रहा है, अर्थात वो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में वो सिस्टम कर सकता है, वहां से टाइम पीरियड पूछ सकता है। इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद क्या आता है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको बस सिंपल सा एक ब्लैंक पेपर ले लेना, उसमें सारी चीजें लिखते हुए चलना है, ठीक है। आपका खुद का माइंड मैप बन जाएगा और जो मैंने दिया हुआ उसको आप पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हो एक बार किस तरह से मैं बनाना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या क्या कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत सारे सिस्टम्स का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जानते हैं, यानी शुरुआत कहां से कर सकते हैं, रॉड से। कौन कौन सी रॉड, फाइनाइट रॉड, इनफाइनाइट रॉड, सेमी इनफाइनाइट रॉड। तो रॉड कितनी हो सकती है, फाइनाइट, इनफाइनाइट और सेमी इनफाइनाइट, फाइनाइट, इनफाइनाइट और सेमी इनफाइनाइट, है ना। फाइनाइट के केस में क्या होता है, इसको मैं जैसे यहाँ जगह नहीं है इतनी खास, चलो शायद आपको दिख रहा हो, लेट मी चेक। चलो इसके नीचे नहीं दिखेगा तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ कहीं, कि इसमें दो तरीके के हम लोग निकाल सकते हैं, एक ई परपेंडिकुलर, एक ई पैरेलल। ई परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, हमारे पास अगर ये रॉड रखी हुई है, इसके पास हमें एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है, तो एक कंपोनेंट इसका परपेंडिकुलर टू द रॉड होगा और एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल टू द रॉड होगा, ठीक है। तो ई परपेंडिकुलर क्या होता है, के लैम्डा बाई डी इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, है ना। और ई पैरेलल क्या होता है, के लैम्डा बाई डी इंटू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। इनफाइनाइट के केस में क्या होता है, थीटा 1 थीटा 2, थीटा 1 थीटा 2, थीटा 1 थीटा 2 दोनों हो जाते हैं 90। और सेमी इनफाइनाइट के केस में क्या होता है, थीटा 1 हमारा 0 और थीटा 2 हमारा 90, या अपोजिट भी कर सकते हो इसका, ठीक है। उसके फॉर्मूले आप निकाल लो। क्या मेरी बात क्लियर है। फिर उसके बाद कहां से सकते हैं हम लोग, रिंग पर। रिंग के सेंटर पे कितना होता है, रिंग के सेंटर पे कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, 0। रिंग की एक्सेस पर कितना होता है, रिंग की एक्सेस पर कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इज इक्वल टू के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। एक्स क्या था, रिंग के सेंटर से, रिंग के सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। क्या यहाँ बात क्लियर है, क्या यहाँ बात क्लियर है। रिंग के एक्सेस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अच्छा, डिस्क, डिस्क की एक्सेस पे किस तरह से निकालते हैं, डिस्क की एक्सेस पे क्या फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू क्यू बाई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये होता है डिस्क की एक्सेस पे, जहाँ पे एक्स क्या है भाई, डिस्क के सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस। ये हो गया हमारे डिस्क के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा ओके बॉस, इतना निकल आया। अब क्या कर सकते हैं इसमें, अब क्या कर सकते हैं, डिस्क हो गया, रिंग हो गया, ये हो गया। मान लो हमसे बोल दिया गया, मान लो हमसे बोल दिया गया कि हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट है, इनफाइनाइट शीट। हालांकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 और 2 दोनों में पढ़ सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इनफाइनाइट शीट, तो इस पर क्या आता है, इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या यहाँ तक बात क्लियर है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्या सिमिलरली पोटेंशियल की कैलकुलेशन भी हमसे कराई जा सकती है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक जो और फॉर्मूला आपको याद रखना है वो है कि एक हमको आर्क दिया गया है, सिंपल क्या दिया गया है, एक आर्क दिया गया है, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछ दिया जाए, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछ दिया जाए, तो क्या होता है, इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई डी इंटू डी या आर लिख लो, आर उसकी रेडियस, ठीक है, इंटू साइन थीटा बाई 2, इंटू साइन थीटा बाई, डायरेक्ट आपको आर के जितने भी एंगल का दिया गया है वो एंगल यहाँ पर रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है। ओके, क्या हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स पे बात कर ली, अब बात कर सकते हैं हम पोटेंशियल पे। किस पे, पोटेंशियल पे। पोटेंशियल फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट या के क्यू बाई पॉइंट चार्ज के लिए के क्यू बाई आर, ठीक। अलग अलग सिस्टम्स के लिए भी निकाल सकते हैं, अलग अलग सिस्टम्स के लिए। सबसे पहले बात कर सकते हैं हम लोग एक रिंग के लिए। रिंग के सेंटर पे, रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल क्या होता है, रिंग के सेंटर पोटेंशियल क्या होता है, इज इक्वल टू के क्यू बाई उसकी रेडियस। ओके, इसके बाद क्या बात कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात कर सकते हैं हम लोग रिंग की एक्सेस पे, रिंग की एक्सेस पे क्या जाता है, इज इक्वल टू क्या जाता है हमारे पास, के, एक सेकंड मुझे फॉर्मूला एग्जैक्टली याद नहीं है क्या था इसका, जस्ट अ सेकंड। रिंग की एक्सेस पे पोटेंशियल, रिंग की एक्सेस पोटेंशियल, जस्ट अ सेकंड, के क्यू बाई अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, डिस्क, डिस्क की एक्सेस पे पोटेंशियल निकाल सकते हैं। डिस्क की एक्सेस पे जो पोटेंशियल होता है दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ई है, ठीक है, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। ये इसके फॉर्मूले होते हैं। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है, कुछ छोड़ा तो नहीं मैंने। अच्छा, ये हो गया, ओके। इसके बाद क्या बात कर सकते हैं हम लोग, इसके बाद बात कर सकते हैं हम लोग पोटेंशियल में ही दो इक्वेशंस पे। गिरना नहीं, ठीक है, इसको मैं रख देता हूँ एक सेकेंड। हाँ, क्या बात कर रहा था,
पोटेंशियल में ही हम लोग बात कर सकते हैं दो इक्वेशंस की, जो की होती है हमारे पास लाप्लास इक्वेशन और पॉइजन इक्वेशन। सबसे पहले पॉइजन इक्वेशन की बात करते हैं। पॉइजन वाला जहर वाला पॉइजन नहीं, जनरली लोग उसको पॉइजन इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन पॉइजन पढ़ने में थोड़ा मजा आता है, ठीक है। तो पॉइजन इक्वेशन क्या होती है? ये होती है पॉइजन इक्वेशन, ये होती है हमारे पास डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेट मी चेक, कुछ गड़बड़ तो मैंने नहीं, हाँ ठीक है, यहाँ तक कुछ गड़बड़, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि इतनी जल्दबाजी में अपन चल रहे होते हैं कि प्लस माइनस गड़बड़ कर दे, ठीक है। इसके बाद इसमें आप रो की वैल्यू जब जीरो रख देते हो तो क्या बन जाता है? ये रो की वैल्यू जब जीरो रख देते हो तो क्या बन जाता है? रो इज इक्वल टू जीरो रखने पर ये बन जाता है हमारे पास लाप्लास इक्वेशन। क्या बन जाती है? लाप्लास इक्वेशन, और बन जाती है डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू जीरो, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू जीरो। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ आ रही थी? एक एक पॉइंट आप लिखते हुए चलोगे, ठीक है। ये बात हो गई आपके पास, ओके, लाप्लास इक्वेशन हो गई। अब इसमें क्या बात कर सकते हो? डाइपोल की, इसकी डाइपोल की, डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना होता है? P इज इक्वल टू क्यू इंटू चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, उसको हमने मान लो यहाँ पे L से लिख दिया, ठीक है, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? एक तो डाइपोल के लिए उसकी एक्सेस पर निकाल सकते हैं और दूसरा डाइपोल के लिए उसके बाइसेक्टर पे निकाल सकते हैं। तो डाइपोल के लिए एक्सेस भी कितना आता है? एक्सेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 2kp/r क्यूब, 2kp/r क्यूब, और पोटेंशियल क्या आता है? kp/r², ठीक है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे E इज इक्वल टू आता है kp/r³, और पोटेंशियल आ जाता है जीरो, ठीक है। कोई दिक्कत? पक्का? ओके। टॉर्क, कभी कभी इसमें या इसमें पोटेंशियल एनर्जी की बात कर सकते हैं। U इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा, ठीक है। टॉर्क क्या आता है? टॉर्क मान लो कोई भी हमारे पास चार्ज लूप है ना, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, थोड़ा थीटा एंगल पे घुमा दिया जाए तो उस पर टॉर्क क्या लग सकता है? टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E, ठीक है। तो ये हमने बात करी बिल्कुल थोड़े से टाइम में इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें यहाँ पे बात नहीं करनी थी कि हमारे पास समय का अभाव है, तो हमें चीज़ों को शॉर्ट और लेकिन क्लियर तरीके से बात कर देनी थी, ठीक है। तो मैंने कोशिश करी आपको माइंड मैप की सहायता से समझाने की, आप इस तरह से खुद के माइंड मैप बनाने की कोशिश करेंगे। यानी आप सिंपल, आपको क्या करना है, एक ब्लैंक पेपर लेना है, उसके बीचों बीच में आपको अपना टॉपिक लिख देना और उससे जितनी ब्रांचेस आप निकाल सकते हैं वो सारी ब्रांचेस निकाल के आपको सोचना है कि मुझे क्या क्या आता है इस टॉपिक में, वो सारी चीजें आपस में उठा करके लिख देनी। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको देखना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट छूट रहा है। आपको अपने किताब के नोट्स के जो भी आपके पन्ने पलटने हैं और आपको देखना है कि जो चीजें छूट रही हैं उसको इस तरह से आपको उसमें ऐड कर देना है। ये वाली चीजें जो है आप भूल रहे थे वो आपको उसमें ऐड कर देनी है। इस तरह से माइंड मैप्स को आपको तैयार करना है। क्या मेरी बातें क्लियर है? ये बेसिक तरीका है एक माइंड मैप बनाने का, ठीक है। चलो इसको उतारो। अब हम बात करते हैं इसी के अगले पोर्शन की, जहां से गॉस लॉ शुरू होता है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2। क्या चीज? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2। ठीक, शुरुआत कहां से होती है? फ्लक्स से। क्या चीज? फ्लक्स, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किससे दिखाते हैं इसको? फाई से। फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल E डॉट डी ए। अब अलग अलग सिस्टम्स के लिए आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना आना चाहिए कि किस तरह से हम लोग फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लो आपको दिया गया है कि रिंग है, ठीक है, एक रिंग है, उससे कुछ दूरी पर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, ठीक है, या रिंग मान लो, डिस्क मान लो, इस तरह से कुछ रखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से कुछ रखा हुआ है। और यहां से आपको बोला जाए बताओ इससे कितना फ्लक्स पास होगा, आप डिस्क ही बोलो, ज्यादा अच्छा है ना, डिस्क बोलो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो आपको ये मतलब एक तरह से इसको कैलकुलेट करना आना चाहिए और इसके तरीके पता होना चाहिए, आप कितनी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिक तरीका क्या है? यहाँ से एक एक्स पर जाकर के dx का एक एलिमेंट लो, यहां पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो, ठीक है। इसका एरिया हमें पता है और इंटीग्रल E डॉट डी ए करके आप यहां से फ्लक्स कैलकुलेट करोगे तो फ्लक्स की वैल्यू आएगी मेरे पास Q/2 एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए फ्लक्स इज इक्वल टू Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट के अंदर r² प्लस x²। r क्या है इसकी? ये सॉरी x मत लिखो यहाँ पे, आप इसको a मान लो, ये डिस्टेंस a मान लो, तो ये a अपॉन r² प्लस a²,
ठीक है, इस तरह से आप फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी एक सिस्टम के लिए। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है आप चलो भी बताते हैं, ठीक है अभी बताते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या बताते हैं हम लोग, गॉस लॉ। गॉस लॉ, गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या होता है, सिंपल, इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या ये होता है गॉस लॉ, क्या ये होता है गॉस लॉ। अब गॉस लॉ में हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग को अप्लाई किस तरह से करना है। क्या हमको एक गॉसियन सरफेस बनानी होती है जब भी गॉस लॉ अप्लाई करना होता है, क्या उस गॉसियन सरफेस के लिए हम लोग ये एरिया लिखते हैं, ठीक है। और चार्ज इनक्लोज, जो चार्ज उस गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज हो रहा है, क्या उसको हम लोग बात करते हैं। उसके बेसिस पे हम लोग कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड्स की कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करते हैं, लाइक यहाँ से जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो हम यहाँ से इनफाइनाइट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं डायरेक्टली, 2k लैम्डा बाई डी, है ना, जो कि हम लोगों ने अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 में कैलकुलेशन करी थी। इसके हेल्प से बहुत इजीली निकाल सकते हैं। मान लो हमसे बोल दीजिए हॉलो इनफाइनाइट वायर है, हॉलो इनफाइनाइट वायर है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई इनसाइड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आएगा वो जीरो आएगा, वो जीरो आएगा। क्यों जीरो आता है, जैसे मान लो हमारे पास ये एक हॉलो इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, इनफाइनाइट तक है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखो, तो आप जब इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस बनाओगे, इसके अंदर आप एक गॉसियन सरफेस बनाओगे, इसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज होगा, क्योंकि आप हॉलो की बात कर रहे हो, तो जो चार्ज होगा वो सरफेस पे होगा, यानी अंदर क्या होगा हमारे पास, चार्ज जीरो होगा। इस तरह से यहाँ पर चार्ज जीरो रखोगे तो हमारा ये इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो आ जाएगी। अच्छा, गॉस लॉ का एक जो हमारे पास इंटीग्रल फॉर्म होता है, सॉरी डिफरेंशियल फॉर्म होता है, वो क्या होता है, डेल डॉट ई, है ना, डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये इसका होता है डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है, डेल डॉट इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ई इन जीरो, ई आउट क्या होता है, ई आउट क्या होता है, ई आउट होता है 2k लैम्डा बाई आर स्क्वायर, नहीं सॉरी आर, 2k लैम्डा बाई आर, नॉट ना कि आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि वहाँ ऊपर लैम्डा लिखा लिया हुआ, तो वो पहले से इसमें मैंने जब डायमेंशनल एनालिसिस करने की कोशिश करी तो लैम्डा में ही चार्ज अपॉन कुछ लेंथ आ रहा, तो लेंथ अपॉन लेंथ स्क्वायर, मतलब ये चार्ज अपॉन लेंथ स्क्वायर चाहिए ना, तो समझ जाओ, ठीक है। इसके बाद सॉलिड इनफाइनाइट वायर, सॉलिड इनफाइनाइट वायर, सॉलिड इनफाइनाइट वायर में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी होता है और बाहर भी होता है। अंदर कितना होता है, रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और बाहर कितना होता है, ये आउट इज इक्वल टू 2 सेम 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर। बात क्लियर, कोई दिक्कत। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। अच्छा ओके, इसके बाद बात करते हैं हम लोग, इसके बाद बात करते हैं हम लोग सॉलिड एंगल की, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल में हम लोग क्या बात करते हैं, सॉलिड एंगल में हमें ध्यान रखना होता है कि एक्चुअल में पहले बात तो सॉलिड एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में एक रिलेशन होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस एल्फा, 1 माइनस कॉस एल्फा, जहाँ पे ओमेगा सॉलिड एंगल और एल्फा हमारा प्लेन एंगल, मतलब कुछ इस तरह से बना होगा। मान लो ये हमारे पास कोई एक सरफेस है, ठीक है, वो किसी पॉइंट पे ओमेगा सॉलिड एंगल बना रही है, तो उस सरफेस के मिड पॉइंट से यहाँ पर हमने इसे परपेंडिकुलर खींचा, और ये एंगल जो होगा दिस इज द प्लेन एंगल, ठीक है। इस क्वेश्चन को इसकी हेल्प से बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। इसको आप जाकर के मेरी प्लेलिस्ट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक की प्लेलिस्ट है, इन क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया हुआ है बहुत बेहतरीन तरीके से, उसको जाकर के आप देख सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पर सॉल्व बताया हुआ है, ठीक। अगर थोड़ा सा जिज्ञासु हो जाकर के देख लेना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में रिलेशन, ओके। ये बात हो गई, ये बात हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, ओके। इसके बाद बात करते हैं हम लोग स्फीयर्स की, किसकी, स्फीयर्स की, स्फीयर्स, स्फीयर्स क्या मतलब, जो हमारे पास वही कितने तरीके के होते हैं, मतलब जो हमारे पास अलग अलग तरीके के स्फीयर हो सकते हैं, कुछ वैरायटी क्या क्या हो सकते हैं उसमें, लाइक सबसे पहले हमारे पास हो सकता है हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग, HC का मतलब हॉलो कंडक्टिंग, फिर सॉलिड कंडक्टिंग, फिर हॉलो नॉन कंडक्टिंग, फिर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। इन तीनों को, हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग और हॉलो नॉन कंडक्टिंग को हम लोग एक ही कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि इन तीनों के केस में जो चार्ज होता है वो उसकी सरफेस पे लगा होता है। यानी हॉलो होगा, कंडक्टिंग होगा तो ऑब्वियस सी बात है चार्ज सरफेस पे होगा, सॉलिड होगा, कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग की हमेशा सरफेस पे चार्ज, हमेशा लगता है कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज हमेशा सरफेस पे पहुंच जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो रखना होता है। और हॉलो नॉन कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग में भी चूंकि वो अंदर हॉलो है
इस वजह से चार्ज कहाँ पर होगा, सरफेस पर। तो ये तीनों होगा एक कैटेगरी के। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में चार्ज जो होता है वो अंदर भी होता है, इस वजह से उसको हम अलग कैटेगरी में रखते हैं। इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हमेशा जीरो आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड हमेशा KQ/R² आएगा, KQ/R² आएगा। पोटेंशियल, पोटेंशियल इसके अंदर जो आएगा वो आएगा KQ/R, और कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, हाँ, और पोटेंशियल जो बाहर आएगा V इज इक्वल V आउट, V इन है, V आउट क्या आएगा KQ/R, KQ/R। ठीक है। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आता है दैट इज ρr/3 एप्सिलॉन नॉट, और E आउट सेम, E आउट यही KQ/R²। ध्यान रखना, अगर उधर दिख ना रहा हो तो मैंने बोल दिया, उधर लिखा हो E आउट इज इक्वल टू KQ/R²। ठीक है। और पोटेंशियल इनसाइड, पोटेंशियल इनसाइड क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है KQ, थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है, KQ/3R², सॉरी 3R, लेट मी चेक जस्ट अ मिनट, सॉरी 2 है यहाँ पर, है ना, वही मुझे लग रहा था कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है। 2R³ इंटू 3R² माइनस R², ये होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला। लेट मी चेक, सही लिखा है मैंने, 2R³ 3R², हाँ करेक्ट है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल इनसाइड का, सॉरी पोटेंशियल, हाँ इनसाइड का फॉर्मूला। ठीक है। और पोटेंशियल आउटसाइड, V आउट क्या होता है, V आउट होता है हमारे पास KQ/R, KQ/R सेम। ठीक है। E आउट और V आउट हमेशा सेम होगा, E इन और V इन बदल जाते हैं। इस केस में E इन 0 और V इज इक्वल टू KQ/R उसमें हो जाता है। ठीक है। ओके। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इनके केस में क्या आती है, U इज इक्वल टू KQ²/2R, KQ²/2R किसी केस में, इन तीनों केस में। और इसके केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है, U इज इक्वल टू KQ², 3KQ²/5R, 3KQ²/5R। ठीक है। जिसमें से KQ²/2R ये हो गई बाहर की एनर्जी। भाई आप इसको देखो, दो भागों में तोड़ दो, इसको आप दो भागों में तोड़ो, एक आ जाएगा KQ²/2R और दूसरा आ जाएगा KQ²/10R। इन दोनों को आप जोड़ोगे तो 3KQ²/5R ही आएगा। लेकिन ये हो गई हमारी बाहर की एनर्जी, आउटसाइड की, और ये हो गई हमारी इनसाइड की एनर्जी। ठीक है। ये होता है हमारे पास स्फीयर के केस में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से होता है, पोटेंशियल किस तरह से होता है, कि ग्राफ्स आप खुद से बना करके देखोगे किस तरह से आ रहे हैं। मैंने माइंड मैप में दिए हुए हैं, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो आप जाकर के देख सकते हो। ठीक है। शायद मैंने ऑलमोस्ट चीजें कंप्लीट कर दी हैं, है ना। कुछ एक चीजें अब ये भी बात कर सकते हैं, जैसे बाउंड चार्ज डेंसिटी, है ना। तो बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बी, सिग्मा बी क्या होता है, बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको हम लोग दिखाते हैं P.n से, P.n से, डायरेक्ट इस पे सवाल आ जाते हैं। ठीक है। बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो बी इज इक्वल टू माइनस डाइवर्जेंस ऑफ पी। ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ओके। कुछ छूटा, इसको रख देता हूं मैं। तो आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ आ गई होंगी, गा से गी, है ना। और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैंने थोड़ा जल्दी कवर करने की कोशिश करी, क्योंकि मैं सोच रहा था ना कि पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक ही क्लास में रिवीजन हो जाए। ठीक है। और आप साथ में क्या कोशिश करते हैं, एक आध क्वेश्चंस में आपको बताने की कोशिश करूंगा, ताकि देखो मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, और थोड़ा बहुत उसमें हिंट दूंगा इस तरह से सॉल्व करना है, कैसे क्या करना है। ठीक है। तो आप उसको खुद से एक बार प्रयास करेंगे। ठीक है। इसको उतारना हो तो उतार लो। प्रीवियस ईयर में जो कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं उन पे अपन थोड़ी सी बात कर सकते हैं इसमें। ठीक है। कुछ इस तरह से क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनको मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूँ। ठीक है। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि सपोज द स्फीयर, एक स्फीयर दिया गया आपको, द ई इनसाइड एट सम पॉइंट इज, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है E इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया गया है KR², R कैप। ठीक है। ये आपको दिया गया है, या K कांस्टेंट। आपको बोला गया चार्ज डेंसिटी रो आपको निकालना है, रो आपको निकालना है। करने का तरीका क्या है, करने का तरीका क्या है, हमें पता होना चाहिए कि सिंपल E और रो में एक रिलेशन होता है, वो होता है हमारे पास गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ क्या होता है, डेल डॉट ई डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। आप डायरेक्ट यहाँ से डाइवर्जेंस, आप पता होना क्या चाहिए आपको कि डाइवर्जेंस को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में किस तरह से लिखते हैं। जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे केवल R डिपेंडेंट है, तो केवल अपन R डिपेंडेंट का टर्म लिखेंगे, तो 1/r² इंटू डेल बाई डेल R इंटू R² इंटू जो फंक्शन है ER, है ना, चूंकि ये R के टर्म्स में, तो ER अपन लिख दिए इसको। ठीक है। ये आ गया हमारे पास डेल डॉट E। ठीक है। डेल डॉट E इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सॉल्व कर लो, 1/r² इंटू डेल बाई डेल R इंटू R² इंटू ER की वैल्यू क्या है, KR²,
ठीक है, इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, यहाँ पे सिर्फ ई आर ही तो दिया गया भाई, इसको किस तरह लिखते हैं, ई आर आर कैप प्लस ई थीटा थीटा कैप प्लस ई फाई फाई कैप। क्योंकि ये दोनों टर्म्स जीरो है इसलिए सिर्फ हमने ई आर, बाकी इसमें लंबा सा एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, सारे एक्सप्रेशन आपको माइंड में रखने हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ से, के कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, के कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। ठीक है, के बाई आर स्क्वायर इंटू आर की पावर 4 हो जाएगा, आर की पावर 4 का आप जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 4r क्यूब इज इक्वल टू रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन अभी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कर लें, ऐसे ही हो गया। रो इज इक्वल टू आ गया 4 के कांस्टेंट था क्या, के क्या था यहाँ पर, के हाँ कांस्टेंट था दिया गया आपको, 4k कुछ और बचा एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, ये बचा। ऑप्शन क्या क्या थे, ऑप्शन सुनो, ऑप्शन है 2k एप्सिलॉन नॉट आर, ऑप्शन बी 4k एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ऑप्शन सी 4k एप्सिलॉन नॉट आर, ऑप्शन डी 3k बाई 4 पाई 1 बाई आर। खुद देखो ऑप्शन कौन सा है, क्या ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्या ऑप्शन सी इज करेक्ट, कोई दिक्कत, बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस भी कभी कभी इस तरह से आते हैं। ठीक है, और किस किस तरह के क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत हो अगर इसमें तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। ठीक है, बता रहा हूं। एक सिमिलर क्वेश्चन इसी पे और आया हुआ है, सिमिलर क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड inside a solid sphere which carries a charge density proportional to the distance from the origin। यानी आपको दिया गया रो इज इक्वल टू के आर, रो दिया गया है, आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर पूछा गया है, आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर पूछा गया। अभी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर की बात करी थी, उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से आ रहा था, क्या आया था, E इज इक्वल टू रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। रो क्या है, के, क्या आ जाएगा के आर स्क्वायर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। क्या ये आंसर है, क्या ये आंसर है, 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन दिए गए, पाई के। ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है अभी आपको समझ आएगा। सो आप सोच रहे हो इतना सरल सवाल क्यों करा रहे हो भाई, तो अपन इस वजह से करा रहे हैं क्योंकि कुछ है इसमें कैच बताने लायक। अच्छा क्वेश्चन है, के आर स्क्वायर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट और के बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, मिलाओ, क्या सी ऑप्शन करेक्ट है, क्या सी ऑप्शन करेक्ट है। अब ट्विस्ट एंड टर्न क्या है, ट्विस्ट एंड टर्न क्या है इसमें, कि सी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन गलत है, इसमें दूसरा ही ऑप्शन कोई करेक्ट है। वो कौन सा करेक्ट है, वो कौन सा करेक्ट है, वो है बी। क्यों करेक्ट है उसको समझते हैं, उसका लॉजिक समझते हैं, इसको मैं रख देता हूँ, वो समझते हैं। देखो ध्यान से, हम लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर दिया, इस तरह से रख दिया, जबकि एक्चुअल में जब इस फॉर्मूले को ड्राइव किया जाता है तो कुछ इस तरह का हमारे पास एक एक्सप्रेशन होता है, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, रो बाई सॉरी क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इन को जब हम लिखते हैं, क्यू इन को जब हम लिखते हैं तो वहाँ पर लिखते हैं इंटीग्रल रो डीवी, इंटीग्रल रो डीवी या इंटीग्रल रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर है। और वास्तविकता में क्या होता है कि जब आपके अंदर आप यहाँ पर रो रखते हैं तो रो को जब ये फॉर्मूला ड्राइव किया गया था E इज इक्वल टू रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर रो को कांस्टेंट मान के वो बाहर निकाल लिया गया था। लेकिन वास्तविकता में अब यहाँ पर देखो तो क्या रो कांस्टेंट है जो कि बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर हमने रो को डायरेक्ट रख दिया है, लेकिन वास्तविकता में रो का इंटीग्रल रखना था, यहाँ पर रो का इंटीग्रल, क्योंकि हमने यहाँ पर तो रो को कांस्टेंट मान के बाहर निकाले थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर रखना है के आर, जिससे ही हमारा सवाल क्यू इन हमारा निकल आएगा। यहाँ से क्यू इन क्या आएगा, क्यू इन आ जाएगा इंटीग्रल 4 पाई कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, के आर इंटू आर स्क्वायर, के आर क्यूब हो गया डी आर। ठीक है, क्या आ गया 4 पाई के आर की पावर 4 बाई 4, क्या आ गया पाई के आर रेस्ट पावर 4, ये आ गया क्यू इन। उठा के यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखो, क्या आ जाएगा, इसको नीचे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमको डी ए। ठीक है, इंटीग्रल डी ए क्या आ गया हमारे पास आ जाएगा, ये डी ए का इंटीग्रल, यानी जब हम लेंगे हमारे पास कुछ बनाएंगे हमारे पास एक गॉसियन सरफेस, तो आ जाएगा हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर, उसका सरफेस एरिया गॉस। ठीक है, इज इक्वल टू पाई के आर पावर 4, करेक्ट है। क्या 2 आर से 2 आर यहाँ पे कैंसल आउट हो गए, क्या आ गया यहाँ से, एक पाई से पाई मर गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई यहाँ से
के आर स्क्वायर बाई 4 इधर आ जाएगा 4 और क्या आ रहा है इधर, कुछ छूट रहा है क्या, कुछ छूट रहा है क्या, कुछ छूटा शायद इसी एप्सिलॉन नॉट अपॉन में था, एप्सिलॉन नॉट अपॉन में था, ठीक है, अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी। हा 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 हा, मोगैम्बो खुश हुआ। समझो, अगर आप यहाँ पर देखो, उसने कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन रखा हुआ है, उसने कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन रखा हुआ है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको समझदारी से काम लेना है और देखना है कि वास्तविकता में जब क्यू का एक्सप्रेशन यहाँ पर रखा गया था तो वहां पर रो को कांस्टेंट मान के रखा गया था, लेकिन असल में रो कांस्टेंट नहीं है और रो को इंटीग्रल फॉर्म में यहाँ पर रखना है, जिसके साथ में हमारा इस सवाल को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर ये हल्की सी बात भूल जाएंगे कि जब वास्तविकता में एक्सप्रेशन डिराइव किया गया था तो वहां पर रो कांस्टेंट नहीं था, सॉरी रो कांस्टेंट था, और हम यहाँ पर रो को वेरिएबल मान के यहाँ पर पुट कर देंगे, सवाल हमारा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी, छोटी छोटी मगर बहुत ही बात है, ठीक है, उतार लो इसको। अब देखो एक अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे सिंपल बोला गया है कि अब इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, सिंपल सा एक लाइन में आंसर आपको दे दोगे। स्फेरिकल शेल, ठीक है, स्फेरिकल शेल दिया गया, इसकी रेडियस आर है, कैरीज अ यूनिफॉर्म चार्ज क्यू, एक स्फेरिकल शेल है जिसपे क्यू चार्ज है, उसकी रेडियस आर है, ठीक है, उसकी रेडियस आर है, से बोला मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जीरो होता है, पोटेंशियल क्या के क्यू बाई आर होता है। अब इसमें क्या बताएं यार, सवाल हो गया, खत्म खेल, टिक मारो आगे बढ़ो। ठीक है, अगला सवाल, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड सॉरी आ गया, ये तो हो गया है ना, ये वाला 3 पॉइंट चार्जेस ऑफ प्लस क्यू एंड प्लस 2 कूलम, अब यार इसमें भी क्या ही कराना है, प्लस 2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम, ये 3 चार्जेस हैं, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखे हुए हैं, प्लस 2 माइक्रोकूलम प्लस 3 माइक्रोकूलम प्लस 4 माइक्रोकूलम, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखे हुए हैं, ठीक है, इसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, इसकी साइड 10 सेंटीमीटर की है, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स आपको निकालना है 4 कूलम पे, किस पे, रिजल्टेंट फोर्स आपको निकालना है इस पे, इस वाले पे, ठीक है, सारे चार्जेस रखे हुए इस पे आपको रिजल्टेंट निकालना है। वो ध्यान से देखो, क्या इस वाले चार्ज की वजह से इस पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, और क्या इस वाले चार्ज की वजह से इस पे इधर फोर्स लग रहा होगा, इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसकी वैल्यू रख दो, ठीक है, के इंटू 3 माइक्रोकूलम इंटू 4 माइक्रोकूलम, के Q1 Q2 बाई 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, सिमिलरली यहाँ क्या आ जाएगा, के इंटू 2 माइक्रोकूलम इंटू 4 माइक्रोकूलम अपॉन 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, क्या दोनों फोर्सेस आ गए। अब क्या हमें पता है कि अगर एक फोर्स F1 है और एक फोर्स F2 है, दोनों के बीच की डिग्री यहाँ पे एंगल कितना है 60, तो ये भी कितना होगा 60, ठीक है, तो ये 60 एंगल है। आपको पता है रिजल्टेंट किस तरह से निकालना होता है, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, यानी बच्चों वाली चीजें क्या है, 2F1 F2 cos 60, cos 60 की वैल्यू 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, ये सारी वैल्यूज यहाँ पर रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करते रहना, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज ही सॉल्व करनी है, ठीक है। अगला सवाल, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r हैज चार्ज q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स वॉल्यूम, एक हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, उसके पास जो q चार्ज है जो कि पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज हाफ ऑफ दैट ऑन द सरफेस। क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, रेडियस r, चार्ज q पूरे पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, आपसे बोल रहा है कि बताओ कितनी डिस्टेंस पर यहाँ से इसकी सरफेस से, ध्यान रखना हमेशा बहुत यहाँ पे एक एहतियात बरतना है, वो क्या है, आपसे बोला सरफेस से कितनी डिस्टेंस है, यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर, मान लीजिए स्मॉल r डिस्टेंस है, यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होगा, यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ दैट ऑन सरफेस, सरफेस पे क्या होता है KQ/R, KQ/R सरफेस पे होता है, हाफ कर दो इसका KQ/2R। अब यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर ये पोटेंशियल होगा, तो अच्छा सर जब भी हम कोई भी स्फीयर लिख लेते हैं तो वहां से आउटसाइड जो पोटेंशियल लिखते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है KQ/R, KQ/R, और कितनी डिस्टेंस पर आना है KQ यहाँ पर होना कितना है KQ/2R, ठीक है, तो क्या आ गया KQ/R की वैल्यू कितनी आ गई 2R, R क्या है, सॉरी यहाँ से R, ये वाली R लेनी है आपको, है, लेकिन हमें निकालना क्या है ये वाला, तो एक्चुअल में क्या है, ये होगी R तो ये भी होगी R, तो आंसर क्या है, सरफेस से R दूरी पर जो पोटेंशियल होगा, सरफेस से R दूरी पर पोटेंशियल होगा वो सरफेस से आधा हो जाएगा, जाकर सरफेस से आधा हो जाएगा, तो आंसर क्या है इसका R दूरी पर, कैपिटल R दूरी पर, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल, कहाँ गया,
हाँ, इस सवाल को बताना जरूरी था। कौन सा? विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर फील्ड रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का जो प्रॉपर्टीज होती है, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, डेल डॉट ई इज इक्वल टू जीरो, सॉरी रो बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। लेकिन कर्ल क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये मैंने शायद बताना भूल गया था। कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, तुमसे याद रखना आपको। तो आपको यहाँ पर 5 ऑप्शंस दिए गए, ठीक है, आपको कर्ल निकालना आता है। कर्ल किस तरह से निकालते हैं, ठीक है, कर्ल निकालना आता है आपको। यहाँ पे ई के 5 ऑप्शन दिए गए, ई इज इक्वल टू समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप प्लस समथिंग के कैप, ठीक है। कर्ल में क्या करते हैं आप, इस तरह से डिटरमिनेंट बनाते हैं, यहाँ पे आई जे के करते हो, फिर डेल बाई डेल एक्स करते हो, डेल बाई डेल वाई करते हो, डेल बाई डेल जेड करते हो, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इस तरह से रखते हो, इसका डिटरमिनेंट निकालते हो, इसका डिटरमिनेंट निकालते हो, और अगर वो जीरो के बराबर आ रहा है इसका मतलब क्या, वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड है। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप यहाँ पे बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ऑप्शंस लिखे दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं ऑप्शंस लिखे दे रहा हूँ। क्या है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है 2xz माइनस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस, या एक काम करता हूँ मैं स्क्रीन पे आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ, इससे क्या होगा कि टाइम बच जाएगा, नोट करने में काफी टाइम चला जाएगा। तो स्क्रीन पे आप देख लो, आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे, ठीक है। ओके, अच्छा देखो, अभी अभी इस पे हम लोगों ने बात करी थी कि द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ सर्कल ऑफ रेडियस आर प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन। एक सर्कल है जो कि एक्स वाई प्लेन में इस तरह से प्लेस्ड है, उससे बोल रहा है डी डिस्टेंस ऊपर, इस तरह से। थोड़ी सी जगह बनाता हूँ फिर बताता हूँ। देखो ये x, ये y, ये z, एक्स वाई प्लेन में एक सर्कल बना लो इस तरह से, ठीक है। इससे d डिस्टेंस ऊपर, इससे d डिस्टेंस ऊपर एक चार्ज क्यों रखा हुआ है, आपसे बोल रहा है कि बताओ सर्कल में से कितना फ्लक्स पास होगा। यार अभी इसको हम लोगों ने मैंने इसको 2 तरीके बताया आपको, ठीक है। एक सॉलिड एंगल वाला तरीका जिसको आपको देख सकते हो जाकर के आप मेरे प्रीवियस वीडियो में, और एक मैंने नॉर्मल तरीका बताया था कि आप एलिमेंट लेकर के निकालोगे। तो इसका जो आंसर आया था क्या आया था, q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस ये डिस्टेंस d अपॉन, इसकी रेडियस अगर r है, अपॉन अंडर रूट के अंदर d स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, आप 2 तरीके से निकाल भी सकते हो, ठीक है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए, जो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस थे, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको। फिर भी अगर कोई डाउट होता है, आगे की बात आप जानते हो क्या करना है, उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना है, ठीक है। चलो मिलेंगे अगली वीडियो में, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, ठीक है। टेलीग्राम जो ग्रुप, चुप नहीं ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जाकर के, और जो माइंड मैप्स थे वो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के डाउनलोड कर लो, ठीक है। और बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।